वेलकम टू बेसिक अड्डा। मैं हूं तौसीफ और आज का वीडियो है व्यू 3 के ऊपर। तो व्यू 3 क्या है? बेसिकली व्यू जेएस का एक अपडेटेड वर्जन है जिसको हम जो करंट वर्जन है जिसको हम व्यू 3 बोलते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस ट्यूटोरियल के अंदर में व्यू 3 का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि एक CRUD फंक्शनैलिटी डेवलप करेंगे और इसके साथ में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो CRUD फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस्ड होगा। अब CRUD फंक्शनैलिटी क्या है? तो CRUD फंक्शनैलिटी जो है वो बेसिकली होता ये है कि ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर में क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट ये सारी फंक्शनैलिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि CRUD एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे वो आपका ब्लॉग भी हो सकता है, वो आपकी ई कॉमर्स साइट भी हो सकती है। अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग में न्यू ब्लॉग को ऐड करने की फंक्शनैलिटी, न्यू ब्लॉग को एडिट करने की फंक्शनैलिटी, न्यू ब्लॉग को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी, न्यू ब्लॉग को की लिस्टिंग को डिस्प्ले करने की फंक्शनैलिटी। तो इन सबको हम क्या CRUD एप्लीकेशन कहेंगे। उसी तरीके से अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें प्रोडक्ट को ऐड करने की फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट को एडिट करने की फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट को की कैटेगरी को या फिर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने की फंक्शनैलिटी। तो इन सबको क्या कहेंगे हम कि CRUD एप्लीकेशन कहेंगे, यानी कि CRUD फंक्शनैलिटी कहेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि CRUD फंक्शनैलिटी का यूज़ करके और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मतलब कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसमें CRUD फंक्शनैलिटी की फीचर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले Node.js को हमें यूज़ करके बनाना है। तो इसके लिए आपको Node CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसका ये कमांड है और इस कमांड को यूज़ करके आपके सिस्टम में ग्लोबली पहले आपको व्यू CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर व्यू CLI को जब आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उससे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको लेटेस्ट वर्जन Node.js का इंस्टॉल करना है। उसके बाद में व्यू CLI इंस्टॉल करना है और उसके बाद में व्यू का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो Node.js ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है और CLI भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें जो है फंक्शनैलिटी हम CRUD फंक्शनैलिटी जो है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और जो भी कोड होगा वो हमारा लेटेस्ट वर्जन व्यू का होगा, यानी कि व्यू 3 होगा, और जिसमें हम कंपोजिशन API यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में कंपोजिशन API कैसे वर्क करता है और बाकी की चीज़ें अगर, तो इससे पहले हमने जस्ट एक व्यू का एक कोर्स कोर्स अपलोड किया हुआ है। एक पूरी सीरीज़ है लगभग 2 घंटे की, तो उसको पहले आप वॉच करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर है तो फिर आप इस सीरीज़ को, यानी कि इस वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूं कि ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली हमें क्या बनाना है और हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो कि हमें बनाना है। तो बेसिकली इसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ। एक तो हमारा मेन व्यू है और एक है हमारा एडमिन व्यू। तो एडमिन व्यू के अंदर में प्रोडक्ट को ऐड करने की फंक्शनैलिटी है, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट जब आप ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स कंपोनेंट में, यहाँ पे जिसमें कि प्रोडक्ट की ID है, प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट की इमेज है, और जिस भी प्रोडक्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे इसको आपको एडिट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा और इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे हर एक लिस्टिंग पे डिलीट बटन बना हुआ है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये लिस्टिंग जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो हमने डेटाबेस यूज़ किया है वो है नोड का एक मॉड्यूल आता है जिसको बोलते हैं जेसन सर्वर। ठीक है, ये जेसन सर्वर क्या करता है कि फेक रेस्ट API क्रिएट करता है और उसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम के अंदर में आप एक डेटाबेस बना सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, और उसके ऊपर उसको मतलब एज ए डेटा जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारा एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हमारा एडमिन हो गया और
इसकी फीचर्स आपको समझ में आ गया। और बेसिकली एक पार्ट जो मैंने आपको बताया तो वो हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। तो मेन पार्ट में क्या है कि ये हमारा नॉर्मल सा एक टेक्स्ट हमने ऐड किया हुआ है और इसमें कुछ ऐसा फंक्शनलिटी नहीं, नॉर्मल सा एक मैसेज है, ठीक है। और जब सेकंड जो इसका सेक्शन है वो है हमारा, जब हम एडमिन पैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आती है और इस प्रोडक्ट को एडिट, डिलीट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो कि हम डेवलप करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है कि अब हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है और फंक्शनलिटी जो है वो हमें क्रिएट करनी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो जिस भी फोल्डर के अंदर में आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस फोल्डर के अंदर में आपको जाना होगा। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कमांड लाइन ओपन करना पड़ेगा, जिस कमांड लाइन के अंदर में हम क्या करेंगे कि व्यू CLI का यूज़ करके प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये हमारा फोल्डर है, इसमें हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप विंडो 10 अगर यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है CMD, ठीक है। उसके बाद एंटर। जब आप इस तरीके से एंटर करेंगे तो विंडो का जो डिफ़ॉल्ट CMD होता है यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसमें उस फोल्डर का पाथ जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर में हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको व्यू CLI का कमांड ऐड करना है जिससे कि आप व्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कमांड क्या है, व्यू है स्पेस क्रिएट है और उसके बाद स्पेस दे करके प्रोजेक्ट का नाम है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम है। तो हमें क्या करना है, हमें नाम जो रखना है वो हम व्यू CRUD रख रहे हैं इसका नाम। तो इसके लिए आपको लिखना है व्यू -CRUD, इस तरीके से आपको लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि एंटर प्रेस कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उस क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, आंसर करते जाना है और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है कि डिफ़ॉल्ट व्यू 2 का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं या व्यू 3 का करना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है मैनुअल का, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मैनुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैनुअल ये हमारा हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है तो उस पर मूव करने के लिए, उस ऑप्शन पे जाने के लिए आपको आपके कीबोर्ड में जो एरो की है, अप एरो की से ये अप जाएगा और डाउन एरो की से ये डाउन जाएगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वहाँ पे आपको लेके जाना है माउस। जैसे कि मुझे राउटर चाहिए, ठीक है। तो राउटर के पास अभी हमारा जो ये की है वो राउटर पे है। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि स्पेस बार आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और अगर सिलेक्टेड है तो स्पेस बार अगर उस पर प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा कि डीसेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, ठीक है। तो नीचे अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे linter/formatter लिखा हुआ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्पेस बार दबा देता हूँ, ये क्या होगा यहाँ से डीसेलेक्ट हो गया। अब जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड हैं उनको यूज़ करके हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको सिंपल एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि व्यू 2 चाहिए या व्यू 3 चाहिए, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से एरो की का यूज़ करके व्यू 3 पे जाना है और उसके बाद फिर एंटर कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो आपने राउटर सिलेक्ट किया था उसको हिस्ट्री मोड में यूज़ करना है या नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, हिस्ट्री मोड यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। तो यस के लिए Y और नो के लिए N, ठीक है। तो हमें यस यानी कि चाहिए तो हम Y प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये जो आपने अभी तक जो कुछ भी सिलेक्ट किया है इन सब का जो इन्फॉर्मेशन है वो डेडिकेटेड कॉन्फ़िग फाइल में चाहिए या आपको package.json में चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, डेडिकेटेड कॉन्फ़िग फाइल में चाहिए। तो मैं इसी पे रख करके एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो भी आपने क्रिएट किया है वो सारा एज ए प्रीसेट आपको सेव करना है, यानी कि आगे जब आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो स्टार्टिंग में ऑप्शन था व्यू 2, व्यू 3 और मैनुअल, उसकी जगह पे ये प्रीसेट भी आपका ऐड हो जाएगा अगर आप यहाँ पे यस करते हैं। तो मैं इसको सेव करना नहीं चाहता, तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे एन टाइप करके आगे बढ़ूँगा, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। एंड अब क्या होगा कि ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद में व्यू प्रोजेक्ट को
ये आपका क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, ये आपके सिस्टम और इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉज कर देता हूँ और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि आप CD करके उस फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं और उसके बाद में npm run सर्व का यूज़ करके प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट सर्वर उसका ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए स्पेशली कि अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसको मैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करूँ, कि ताकि मैं जितने भी फाइल्स हैं उसको एक्सेस कर सकूँ और उस पर जो भी हमें कोड करना है वो आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपनी पसंद का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक छोटा सा कमांड होता है, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि कोड सबसे पहले तो आपको इस फोल्डर के अंदर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा CD और उसके बाद जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो नाम। तो हमने क्रिएट किस नाम से किया था, हमने किया था view-crud। ठीक है, इसके बाद एंटर कर देना। अब यहाँ पे पाथ जो है ये आपके उस फोल्डर का है। ठीक है, यानी कि जो अपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया view-crud का उसका। अब इसको VS कोड में ओपन करने के लिए कोड लिखना है आपको और उसके बाद स्पेस दे करके डॉट ऐड करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ये क्या करेगा कि इस फोल्डर को VS कोड के अंदर में ऐड कर देगा, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना है कि डेवलपमेंट सर्वर पे ओपन करना है और देखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो है वो हमारा किस तरीके से डिस्प्ले होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि CLI का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि ये CLI हमारा, और इसमें हमें ये वाला कमांड ऐड करना पड़ेगा npm run सर्व। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं और प्लस विजुअल स्टूडियो कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे कि विंडो का जो VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल है उसको यहाँ से जा करके न्यू टर्मिनल करके हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसका यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि npm run सर्व। ठीक है, इस तरीके से रन सर्व टाइप करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। ये क्या करेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है इसको, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस ब्राउज़र पे ये क्या करेगा कि ओपन कर देगा। ठीक है, तो ओपन किस पे करेगा ये हमें चेक करना है और उसका पोर्ट क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो ये अभी रेंडरिंग हो रहा है, ये जैसे ही रेंडरिंग कंप्लीट होगा यहाँ पे उसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा, लोकल होस्ट 80,000 समथिंग करके। ठीक है, उस पर हमें बस क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में क्या करना है कि आपको जो डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र है उस पर जो आपका प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकल होस्ट 8080 लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर वो क्या करना है कि कंट्रोल का यूज़ करके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, बट हमारे दूसरे स्क्रीन पे ऐड हुआ है ये। ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं कि ताकि हमें इजी हो कोड करने में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि राउटर हमने सिलेक्ट किया था, तो इसके लिए इसने होम और अबाउट राउट ऐड किया है और उसके बाद में बाकी के जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें ऐड की। तो ये बेसिक जो टेम्पलेट होता है वो है हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये हमारा कोड है, यानी कि SRC के अंदर में ये सारा हमारा कोड है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि क्लीन कर देंगे जो भी हमारा कोड है, जो कुछ हमें नहीं चाहिए उन सबको हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में सबसे पहले जाएंगे और जो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू, ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हमें क्या करना है कि डिलीट कर देना है। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपल प्रोसेस है कि आपको इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में ये आप अपने कीबोर्ड में डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये क्या होगा कि डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको कि व्यूज़ के अंदर में जाना है और व्यूज़ के अंदर में जितनी भी फाइल है जैसे कि होम है, अबाउट है, ये सब हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इनको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है,
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इन सबको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक साथ सबको डिलीट कर देंगे। ओके, तो जब ये फाइल डिलीट होंगी तो ये आपस में कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड अगर है तो जब हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए क्या करना है कि सिंपल जो ये हमारा app.view है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लिंक्स ऐड है। तो इन लिंक्स को अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर राउटर व्यू जो है वो हम फिलहाल रहने देंगे, और बाकी की चीज़ें जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये CSS जो है ये भी हमें नहीं चाहिए, तो बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ से फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव करके अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है कि जाना है राउटर फोल्डर के अंदर में index.js में। ठीक है, और इसके अंदर में जो भी हमारा कंपोनेंट है वो इसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस राउट को पहले हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद इस राउट को हम क्या करते हैं कि कमेंट ऐड कर देते हैं। कमेंट ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे कि आगे चल के इसको अनकमेंट करके और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रहने देता हूँ इसकी जगह पे, बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। जब आप कमेंट कर देंगे और सेव करेंगे तो होपफुली जो है वो जो कोड वगैरह जो भी एरर आ रहे थे वो एरर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एरर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि ये ब्लैंक हो गया। ब्लैंक किस लिए हो गया, क्योंकि हमने सारी चीज़ें रिमूव कर दी है। ठीक है, तो अब जब कुछ है ही नहीं तो डिस्प्ले क्या होगा। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि ये जो हमारा कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो इसके अंदर हम कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, और ये जो हमारा व्यूज़ है, ठीक है, इस व्यूज़ के अंदर में क्या होगा कि हमारे जितने भी व्यूज़ हैं उन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, यानी कि क्रिएट करने का, ऐड करने का वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि एज ए पेजेस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो व्यूज़ है इसको मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर को मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ पेजेस। ठीक है, अब ये पेजेस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा व्यूज़ फोल्डर था वो पेजेस है, इसके अंदर में बाकी की चीज़ें हमें क्रिएट करनी है, और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो हमें करना है कि जैसा कि मैंने आपको डेमो में बताया था कि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 2 पार्ट में क्या डिवाइड किया, यानी कि एक एडमिन और एक हमारा मेन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पेजेस के अंदर में मेन को जनरेट कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है कि मेन पेज अब भी बोल सकते हैं आप, इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन का एक पार्ट, वो पार्ट छोटा भी हो सकता है, वो पार्ट आपका बड़ा भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक आपका बटन भी हो सकता है एक एप्लीकेशन के अंदर का, या फिर एक एप्लीकेशन का साइड बार भी हो सकता है, टॉप बार भी हो सकता है, फुटर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक पेज क्रिएट करना है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ पेजेस फोल्डर के अंदर में। यहाँ पे न्यू फाइल करनी है आपको, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ main.view। ठीक है, अब क्या होगा कि main.view जो है ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि बेसिकली जो व्यू का जो कंपोनेंट होता है वो 3 चीज़ पे बेस होता है। एक टेम्पलेट होता है, एक स्क्रिप्ट होता है, और एक स्टाइल होता है। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब हो गया कि HTML हमारा, स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि जितना भी लॉजिक और फंक्शन है वो, और स्टाइल का मतलब है कि जितने भी CSS उस कंपोनेंट के होंगे वो। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको डिफाइन करना होता है एक कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये 3 चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो शॉर्टकट बोलिए या इसको कमांड बोलिए, इसके लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका नाम है वीटर। ठीक है, तो इस फीचर को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या करता है कि सिंटेक्स हाईलाइट भी करता है व्यू के कोड का, और प्लस हमें शॉर्ट कमांड वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जब इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड आपको मिलेंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस नाम से सर्च करना है, और उसके बाद में इसको
इंस्टॉल का यहाँ पे बटन आएगा, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इसका मतलब है कि इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि जो एक्सटेंशन यहाँ पे देख रहे हैं इसका हम यूज़ करके इस कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इस तरीके से ब्रैकेट ऐड करना है और यहाँ पे सजेशन आएगा। ठीक है, सजेशन आएगा, इस फर्स्ट वाले सजेशन को क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा कि एक कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट HTML के लिए, स्क्रिप्ट लॉजिक या फिर फंक्शन के लिए और स्टाइल CSS के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि बेसिकली इस कंपोनेंट को क्रिएट करना है। तो इसका जो HTML होगा वो बहुत ही बेसिक सा HTML है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, डिव है और एक क्लास है वेलकम, जिस क्लास को हम यूज़ करके इसकी स्टाइलिंग करेंगे, यानी कि फॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ाएंगे, कलर वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऐड कर दिया और बाकी का नॉर्मल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर व्यू साइट। ओके, तो बस ये चीज़ हो गई। अब रहा सवाल कि यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर में आपको जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं और इस स्टाइल के अंदर जो भी इसको स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मेन CSS के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना हो तो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं मतलब ऐप के अंदर भी ऐड कर सकते हैं इसके स्टाइलिंग में, तो ये सारे कंपोनेंट पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके साथ में स्कूप अगर ऐड करते हैं तो ये सिर्फ मेन कंपोनेंट पे ही वर्क करेगा, बाकी किसी अदर कंपोनेंट पे नहीं वर्क करेगा। ठीक है, और डिटेल में जानना चाहते हैं तो व्यू का बहुत सारा वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको जा करके चैनल पे देखेंगे, आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर में आपको नेम डिफाइन करना है। ठीक है, नेम क्या है, इस कंपोनेंट का नेम होगा, ये वैसे ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट होता है कि आप ऐड करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेम ऐड करना है, उसमें मेन आपको लिखना है, क्योंकि इसका नाम, इस कंपोनेंट का नाम जो भी यहाँ पे आ रहा है उसी नाम से यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने बताया था कि आपको कि 2 सेक्शन में हमने डिवाइड किया, एक मेन और एक हमारा एडमिन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि एडमिन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमें जनरेट करने हैं। ठीक है, या फिर पेजेस भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेजेस के अंदर में न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर कोई ज़रूरी नहीं है, बट फोल्डर मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि ताकि यहाँ पे हमें और आपको दोनों को ईजी हो, पता चले कि कौन सा कंपोनेंट या फिर पेजेस जो है वो किसका है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एडमिन सेक्शन के अंदर में अब हमें क्या करना है कि अब इस फोल्डर के अंदर में हमें बाकी के कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो है हमारा इस एडमिन फोल्डर के अंदर में admin.view। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है, admin.view के अंदर में हमें क्या करना है कि नेम डिफाइन करना है। तो इसके लिए पहले हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा कंपोनेंट को। तो इसके लिए सेम जो हमने यूज़ किया था वो इस तरीके से, अगर आप व्यू टाइप करेंगे तो ये सजेशन आएगा और डायरेक्टली इसको एंटर कर देना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके अंदर में ऐड कर देते हैं नेम, जो कि इसका नाम है क्या, एडमिन। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद में ये HTML है जो कि फ़िलहाल मैं यहाँ पे एडमिन टाइप कर देता हूँ और बाद में यहाँ पे हम जो भी हमारा लेआउट वगैरह है उसके लिए हम इसको यहाँ पे हम कोड ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि सिंपल सेव कर देता हूँ। पहले बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर हर एक कंपोनेंट पे जो भी हमें डिज़ाइन या फिर लॉजिक ऐड करना है वो हम उसके ऊपर वो लॉजिक का यूज़ करके उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तब दूसरा जो क्रिएट करना है वो हमारा products.view है। ठीक है, इस पे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आएगी। ठीक है, तो इसमें भी मैं नेम डिफाइन हमें करना है, तो इसके लिए फ़िलहाल मैं व्यू टाइप करके और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसका नेम और यहाँ पे टाइप कर देते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, और उसके बाद सेव। उसके बाद जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका नाम हमने रखा हुआ है प्रोडक्ट क्रिएट.व्यू।
ठीक है। इसके अंदर में जाना है, सेम वही चीज़ हमें यूज़ करना है। इस तरीके से इसको क्रिएट करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है नेम। नेम क्या है? प्रोडक्ट क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्रोडक्ट क्रिएट। ओके, सेव कर लेते हैं। अब जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है हमारा प्रोडक्ट एडिट, यानी कि प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो, इसका नाम है क्या? प्रोडक्ट एडिट डॉट व्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? सेम उसी तरीके से हमें व्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है और यहाँ पे ऐड करना है इसका नेम। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? कंपोनेंट का नेम है प्रोडक्ट क्रिएट, तो इसका भी नेम हो जाएगा प्रोडक्ट क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं सिंपल प्रोडक्ट एडिट। सॉरी, प्रोडक्ट एडिट नाम है तो इसलिए इसका नाम प्रोडक्ट एडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सेव कर देते हैं। अब हमारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट जो है, मतलब ऑलमोस्ट कंपोनेंट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वापस से जाना है SRC फोल्डर में, यानी कि इस फोल्डर में, और उसके बाद इस कंपोनेंट फोल्डर में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि दो कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, जो कि एक हमारा नेविगेशन बार होगा जो कि टॉप में आएगा और एक साइड बार होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि दो कंपोनेंट क्रिएट करना है। एक का नेम जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं नेव डॉट व्यू। ठीक है, और सेम उसी तरीके से जैसे हमने बाकी के कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, सेम उसी तरीके से हमें व्यू का यूज़ करके क्रिएट करना है और यहाँ पे ऐड करना है क्या? नेम, और नेम जो है इसका हो जाएगा क्या? नेव। ठीक है, इस तरीके से करके अब इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में जो दूसरा हमारा सेव करेंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि क्या कंपोनेंट है? तो यहाँ पे मैं नेव लिख देता हूँ। ठीक है, नेव हो गया हमारा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि जो एक और हमारा कंपोनेंट है जिसका मैंने नाम बताया आपको कि वो होगा क्या? साइड बार डॉट व्यू। तो इसे क्रिएट करने के लिए सेम इसी की तरह हम यहाँ पे साइड बार डॉट व्यू और एंटर कर देते हैं और फिर हम क्रिएट कर देते हैं व्यू टेम्पलेट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइड बार, और यहाँ पे नेम के अंदर में हो जाएगा क्या? इस तरीके से साइड बार। ठीक है, साइड, ठीक है, साइड बार, या फिर स्मॉल में भी आप बी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं और बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो हमारी, मतलब कंपोनेंट्स और पेजेस जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन सारे कंपोनेंट्स को हमें ऐड करना है राउटर के अंदर में, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि इन पेजेस को मेन्यू पे क्रिएट करके, लिंक पे क्रिएट करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राउटर कहाँ मिलेगा आपको? इस index.js में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा होम कंपोनेंट का हमने कमेंट किया था, इसको हम क्या करते हैं कि अनकमेंट कर देते हैं, और उसके बाद में ये जो हमारा इंपोर्ट था, ठीक है, इसको भी हम अनकमेंट कर देते हैं। ओके, अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है कंपोनेंट को, और उसको हमने इस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पाथ है, नेम है, कंपोनेंट। ठीक है, तो पाथ में हमारा पाथ आ जाएगा यानी कि यूआरएल, जिस यूआरएल पे हम इसको ओपन करना चाहते हैं। नेम में हमारा कंपोनेंट का नेम होगा जो कि हमने डिफाइन किया हुआ हर एक कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में जो भी कंपोनेंट जिस नाम से है वो नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करना है वो हमारे पास अब होम नहीं है, वो है हमारे पास क्या? वो है हमारा मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट के लिए क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो व्यूज़ फोल्डर है ये अब है नहीं, इसको हमने रीनेम करके पेजेस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पेजेस ऐड कर देना है,
और होम है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, मेन है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन टाइप करना है, मेन डॉट व्यू। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों को मैं सेलेक्ट करके एक साथ में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मेन। ठीक है, और पाथ जो है वो हमारा क्या रहेगा, वो स्लैश ही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है कि बाकी के जो लिंक्स हैं वो हमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड लिंक होगा वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ सेम यहाँ पे। ओके, और इस तरीके से कॉमा ऐड करके इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्लैश एडमिन होगा। ठीक है, और कंपोनेंट नेम जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी एडमिन होगा, और कंपोनेंट का नेम जो है वो भी एडमिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोनेंट का नाम भी एडमिन हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस एडमिन को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट कैसे करना है, जैसे यहाँ पे हमने होम को मतलब मेन को ऐड किया था। ठीक है, एक मिस्टेक और है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके से होम की जगह पे मेन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, मेन यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। तो अब सेम इसी तरीके से कंपोनेंट्स जो है मतलब एडमिन जो है वो हमें इंपोर्ट करना है। तो एडमिन कहाँ पे, एडमिन है एडमिन फोल्डर के अंदर में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो हमारा एडमिन है वो हमारे यहाँ पे एडमिन डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी एडमिन हो जाएगा, और पाथ जो है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पेजेस के अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिन स्लैश एडमिन डॉट व्यू। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो वो सारे कहाँ हैं कि एडमिन के अंदर में है। तो इन सब को हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कंपोनेंट एडमिन का पाथ जो यहाँ पे क्रिएट किया है राउटर, यानी कि इसके अंदर में हमें ऐड करना है, यानी कि एज ए चिल्ड्रेन ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इस तरीके से कॉमा ऐड करना है, और कॉमा ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखना है क्या, चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन, और उसके बाद इस तरीके से एरे ऐड करना है। अब इस एरे के अंदर जितना भी आपके लिंक्स हैं उसको एज ए ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये हमने लिंक्स ऐड किए हुए हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी ऐड करना है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ कि जो भी हमारे लिंक्स है ऐड के, अपडेट के और एडिट के और प्रोडक्ट लिस्टिंग के, वो सब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके अंदर में पाथ है, जैसे कि प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग के लिए पाथ है जिसमें हमने प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, कंपोनेंट प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, नेम में हमने प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। सेम उसी तरीके से क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट्स स्लैश क्रिएट, कंपोनेंट का नेम और फिर उसका जो नेम है वो, फिर हमने यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, ये एडिट के लिए है, उसके बाद कंपोनेंट और उसके बाद नेम, और यहाँ पे हमने प्रॉप्स ट्रू किया हुआ है। प्रॉप्स ट्रू इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट स्लैश इस तरीके से डायनेमिक राउट लिखा हुआ है, यानी कि ID स्लैश एडिट। तो इससे क्या होगा कि जो पाथ बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट्स के बाद में जिस भी प्रोडक्ट पे हमने जिसको हम यानी कि एडिट कर रहे हैं, तो उस पर जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसकी ID यहाँ पे पास होगी URL के अंदर में, और उस पर उसके बाद स्लैश एडिट लिख करके आएगा। ठीक है, तो इसके साथ जो ID हम भेज रहे हैं उसको एज ए प्रॉप हम गेट करेंगे। ठीक है, इस डिटेल वाले कंपोनेंट पे, जिसके लिए हमने यहाँ पे प्रॉप्स ट्रू किया हुआ है, जो कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि इसका यूज़ क्या है बेसिकली। तो बाकी की चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में अब एक बार ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि जो बेसिकली है वो क्या डिस्प्ले हो रहा है और कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिफ्रेश कर देंगे तो भी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है उसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे कहाँ पे, ऐप.व्यू पे। ऐप.व्यू के ऊपर भी जाएंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक राउटर व्यू है और
यहाँ पे टेम्पलेट, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा कौन सा है, वो मेन है, ठीक है। तो मेन है तो फिर ये चीज़ जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, बट ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, तो एक बार हम क्या करते हैं कि फिर से यहाँ पे स्लैश ऐड करके देखते हैं कि क्या पता जो है वो कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, बट ये फिर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने जो भी चीज़ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया था तो यहाँ पे मेन और एडमिन हमने ऐड किया था, यानी कि कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था। बट ये जो हमने चाइल्ड कंपोनेंट्स ऐड किए हुए हैं तो इसको हमने क्या किया कि इंपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि ऐड नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ भी वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है कि ये मेरी मिस्टेक है, तो इसको हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैंने सबको इंपोर्ट कर लिया है इस तरीके से। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है यानी कि मेन, वो हमारा ब्राउज़र पे क्या होना चाहिए कि डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेलकम टू आवर व्यू साइट, ये ऐड हो गया है, यानी कि ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्लैश प्रोडक्ट्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप app.view पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक राउटर व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। इस राउटर व्यू को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में ये जो हमारा admin.view है इसमें जाना है, और इसमें इस एडमिन की जगह पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे राउटर व्यू ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको आपको सेव करेंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि admin/products लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं /create टाइप करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब जिस कंपोनेंट को हम विजिट कर रहे हैं वो कंपोनेंट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें तो हमारी हो गई, यानी कि अभी ये सारी चीज़ें जो राउटर वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन है, ठीक है, यानी कि ये मेन कंपोनेंट है, इसको छोड़ करके बाकी के सारे एडमिन के जितने भी कंपोनेंट्स है, यानी कि प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो या प्रोडक्ट को एडिट करना हो या प्रोडक्ट क्रिएट करना हो, इन सारे कंपोनेंट्स पे हमें क्या चाहिए कि टॉप बार चाहिए और साइड बार चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका ये एडमिन कंपोनेंट है, ठीक है, इस पे आपको नेव बार को और साइड बार को, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो कि सारे एडमिन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है, यानी कि ये सारे, इन सब पे वो चीज़ें डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि admin.view के अंदर में जाना होगा, और फिर ये जो हमारा स्क्रिप्ट है, ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अंदर में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि नेव बार को इस तरीके से और साइड बार को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि @ का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है इस src फोल्डर को, और उसके अंदर में क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर में ये दोनों कंपोनेंट, ठीक है। तो यानी कि इसका पाथ जो है इस तरीके से हमने डिफाइन किया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइप करना है कंपोनेंट्स, और इसको एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। यानी कि नेव को इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, और फिर जो साइड बार है इसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जब ये दोनों अब डिफाइन हो चुका है, अब इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे इसको, जैसे कस्टम HTML टैग हम यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको इसको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में सेम उसी तरीके से साइड बार को भी हमें क्या करना है कि साइड बार को भी इस तरीके से ऐड करके और क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है कि ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जा करके जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट क्रिएट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेव और साइड बार आ रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर आप
प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नेव और साइड बार आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है एडमिन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि ये अजीब तरीके से दिख रहा है, तो इसका पहले हमें क्या करना है कि थोड़ा CSS में ऐड कर देता हूँ कि ताकि जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो प्रॉपर तरीके से थोड़ा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले ये जो हमारा लेआउट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें HTML के अंदर में ऐड करना है और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि CSS इसकी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके फिर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली जो ये नेव कंपोनेंट है ये बिल्कुल बाहर है, ठीक है। और उसके बाद एक डिव है रैपर नाम का, ठीक है। उस रैपर डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है और उसके अंदर में यहाँ पे 2 डिव है, ठीक है। एक का नाम है लेफ्ट कंटेंट और एक का नाम है राइट कंटेंट, ठीक है। राइट कंटेंट के अंदर में राउटर व्यू है और लेफ्ट कंटेंट के अंदर में साइड बार कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या है कि साइड बार के ऊपर लिंक्स होगा जो कि लेफ्ट साइड में आएगा और राइट कंटेंट के अंदर में राउटर व्यू होगा, यानी कि जब भी हम उस जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे वो लिंक हमारा इस HTML के अंदर में डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इन दोनों को रैप कर रहा है कौन सा रैपर, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में ये क्या है कि नेव जो कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया था वो है हमारा, ओके। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने Vue2 यूज़ किया होगा तो Vue2 में अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से मतलब है कि एक मेन कंपोनेंट एक मेन HTML टैग होना चाहिए, उसके अंदर पे आप चाइल्ड कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ और उसके अंदर में ये 2 चीज़ हमने ऐड किया हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये अलग है, रूट पे भी है और उसके बाद ये भी है रूट पे, दोनों का दोनों एक साथ रूट पे, ठीक है। तो इस तरीके से Vue3 के अंदर में क्या है कि ये फीचर है, आप इसको रूट पे ऐड कर सकते हैं बट उसके अंदर में नहीं ऐड कर सकते। उसके लिए आपको इस दोनों को पहले एक डिव से रैप करना पड़ेगा, फिर आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर Vue2 आपने यूज़ किया हो तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर ब्राउज़र पे आप जाएंगे तो आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया कि CSS के अंदर कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ HTML के अंदर में चेंज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेव बार टॉप में आ रहा है, उसके बाद साइड बार, उसके बाद प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि सब एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब इनकी CSS ऐड करनी है हमें, तो CSS ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मेन हमारा फाइल है यानी कि app.vue, ठीक है, app.vue के अंदर में जाना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि app.vue को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर में जो CSS आपकी ऐड होगी वो सारे कंपोनेंट्स पे ऐड होगी, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर हर एक कंपोनेंट के अंदर में CSS ऐड करें, तो जैसे ये स्टाइल टैग लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखना है, बट यहाँ पे आपको स्कोप लिखना है, ठीक है। स्कोप जब लिख देंगे तो वो सिर्फ उसी कंपोनेंट पे काम करेगा, ठीक है। तो मैं हर एक कंपोनेंट पे ना लिख करके डायरेक्टली एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जैसे जैसे हम HTML लिखेंगे उसके अंदर में हमारा जो CSS है, जो क्लास नेम जो भी हम ऐड करेंगे उसके हिसाब से वो सारी CSS जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि CSS लिखने का हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सारे CSS यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर देता हूँ जो भी हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमने अभी लेआउट में क्रिएट किया था वो है, और उसके अंदर जो मेन्यूज़ वगैरह आएंगे वो है, और टॉप बार में कुछ चीज़ें ऐड करनी है वो है, और बॉडी की क्लासेस है, और फिर फॉर्म वगैरह जो हम ऐड करेंगे, जो टेबल में डेटा डिस्प्ले करेंगे उसकी CSS है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये CSS आपको अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक है, यानी कि पूरे एप्लीकेशन जो डेवलप हो जाएगी उनका जो भी कोड होगा वो सारा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको GitHub URL पे लेके जाएगा और सारी फाइल्स, सारा फोल्डर, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे, सारे रिसोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं कि ऐप को हमने ऐड कर दिया, अब ऐप का काम है नहीं तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एडमिन का भी काम नहीं है तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मेन का काम भी नहीं है तो मेन को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। index.js का भी हमें काम नहीं है तो इसको भी हम अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ओपन करेंगे,
ठीक है। तो अब रहा साइड बार और नेप बार, इन दोनों पे अभी फिलहाल काम करना है, तो इसको हम ओपन रखते हैं और उसके बाद में एक बार पहले ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेप बार आ रहा है और ये साइड बार आ रहा है और इस साइड में प्रोडक्ट्स दिख रहा है। ठीक है, तो नेप बार में कुछ बेसिक HTML वगैरह है, कुछ लिंक्स वगैरह है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो HTML है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि उसको हम कॉपी करके नेप बार के अंदर में पेस्ट कर देते हैं और फिर मैं आपको उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो HTML कोड को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए आपको नेप कंपोनेंट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि बेसिकली एक डिव है जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके अंदर एक डिव है जिसके अंदर में हमारा टाइटल आ रहा है, जिसके अंदर लिखा हुआ बेसिक्स एडमिन, उसके बाद में लिंक्स है जिसके अंदर में 2 लिंक्स ऐड हो रहा है, 2 नहीं मतलब एक LI है, उसके अंदर एक href है, उसके अंदर बेसिकली स्लैश लिखा हुआ है जो कि इसका कोई काम है नहीं, इस पर क्लिक करके हमें कहीं जाना होता नहीं, बट वो एक व्यू के लिए हमने यहाँ पे लॉग आउट लिखा हुआ। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा टाइटल आ गया और ये टॉप बार लॉग आउट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट जो है वो देखने लायक लग रहा है। ठीक है, अब रहा सवाल की साइड बार। ठीक है, तो साइड बार के अंदर में क्या है कि हमारे लिंक्स हैं। ठीक है, तो उन लिंक्स को कैसे ऐड करना है तो वो भी मैं डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करके आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, व्यू 3 या फिर व्यू 2 अगर आप जानते हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा, बहुत कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली क्या है कि एक डिव है उसके अंदर साइड बार क्लास है जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद एक UL है जिसके अंदर साइड बार मेन्यू नाम का क्लास है जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर में 2 LI है। ठीक है, और उसके बाद में 2 लिंक्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट्स का है और एक ऐड प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, दोनों लिंक को जो है यहाँ पे राउटर लिंक का यूज़ करके दोनों को ऐड किया हुआ है, राउटर लिंक यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे लिखा हुआ 2 जिसको बाइंड किया गया है। ठीक है, और उसके अंदर ऐड किया हुआ है नेम। ठीक है, ये नेम कौन सा है, जो भी हमने कंपोनेंट्स क्रिएट किया उसमें जो भी नेम डिफाइन किया था वो नेम है। ठीक है, अब इस नेम से इसको जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी URL हमारा हमने डिफाइन किया हुआ है राउटर इंडेक्स के अंदर में, index.js के अंदर में, ठीक है, वो लिंक क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारे लिंक्स पे जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और इस साइड बार को हम क्या करते हैं कि सेव करते हैं और सेव करने के बाद में चेक करते हैं कि राउटर लिंक जो है वो हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे साइड बार में जाएंगे तो देख सकते हैं कि 2 लिंक्स आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए और एक ऐड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इस पे ऐड प्रोडक्ट पे, ये ऐड प्रोडक्ट पे मतलब प्रोडक्ट क्रिएट पे जा रहा है और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग पे जा रहा है। ठीक है, तो लिंक्स तो हमारे जो भी थे वो हमारा ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन काम है, ठीक है, यानी कि मेन कंपोनेंट पे जो हमें वर्क करना है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट कहाँ है, वो है हमारा एडमिन फोल्डर के अंदर में। ठीक है, इस प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर में क्या करना है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। ठीक है, यानी कि इस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपको करनी है तो इसके लिए आपको API चाहिए और API जहाँ से कॉल हो रहा है उसके लिए डेटाबेस चाहिए, यानी कि उस डेटाबेस के अंदर में आपको डेटाबेस स्टोर होना चाहिए या फिर जब आप डेटा ऐड करें तो वो डेटा आपका स्टोर हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम यूज़ कर रहे हैं जेसन सर्वर। ठीक है, ये एक पैकेज है, ये क्या करता है, यानी कि नोड पैकेज है, ये क्या करता है कि जो भी हमारा फेक रेस्ट API ये हमें जनरेट करके देता है। ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं कि जेसन फॉर्मेट में एज ए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल API की तरह वर्क करता है ये, बस डेटाबेस जो है वो हमारा मतलब हमें API क्रिएट करना नहीं होता और हमारे पास ऑलरेडी डेटा मतलब डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए API ये क्रिएट करके हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है जेसन सर्वर npm। ठीक है, और ये क्या करेगा कि एक पैकेज यहाँ पे ओपन करेगा, ये URL देख सकते हैं npm.js के साइट का, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर के जाएगा इस npm पैकेज के साइट पे, यानी कि URL पे।
इसको जब आप इस स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड का लिंक है, ठीक है। उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है कि इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल इसको लोकली भी कर सकते हैं आप, ग्लोबली भी कर सकते हैं। ग्लोबली का मतलब है कि -G, इसका मतलब हो गया कि ग्लोबली ये इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम के अंदर, यानी कि अब इसको आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, वो चाहे एंगुलर हो या रिएक्ट हो या फिर व्यू हो, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में आप, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर के अंदर में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि एक बार आपको इंस्टॉल करना है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल करने का ये कमांड है, सिंपल CLI ओपन करना है और उसके अंदर इसको ऐड कर देना है और एंटर कर देना, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है। उसके लिए इस तरीके से db.json लिखना है, और db का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको db ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप अपने पसंद का नाम रख सकते हैं, ठीक है, बट लास्ट में .json होना चाहिए, यानी कि जेसन फॉर्मेट में ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो db.json है ये हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको सेपरेटली डिस्प्ले करने के लिए आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा कि ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी आपकी प्रोजेक्ट की फाइल्स वगैरह हैं और कौन सा आपका जो कि अनयूज्ड है, यानी कि जो कि डेटा के लिए यूज़ करें। तो इस तरीके से आपको बाहर क्लिक करना है और एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम रख रहा हूँ डेटा, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर में मैं क्रिएट कर रहा हूँ db.json, ठीक है। अब इस db.json के अंदर में क्या करना है आपको कि इस फॉर्मेट में डेटा आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आपका जो भी रिसोर्सेज है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट हो, कमेंट हो, प्रोफाइल डेटा हो, प्रोडक्ट्स हो, जो भी हो आपके, वो आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि गिटहब पे ऑलरेडी डेटा ऐड है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके, कि ताकि हमें एक एक करके टाइप ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसमें क्या है कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में प्रोडक्ट्स का एक एरे है और उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में देख सकते हैं कि आईडी है, टाइटल है और उसका इमेज, ठीक है। आईडी में आईडी, टाइटल में टाइटल और इमेज में इमेज का पाथ, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में इसको हमें क्या करना है कि एज ए डेटाबेस यूज़ करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वॉच करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में इसको वॉच करने के लिए सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कमांड लिखा हुआ है JSON सर्वर --watch db.json, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर CLI के थ्रू जाना है। तो यहाँ पे मैं प्लस करके दूसरा CLI ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ का खास तौर से ध्यान करना, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये कमांड अगर इंटरफेस है आपका तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ हमारे सिस्टम में अगर मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ तो ये एरर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो कमांड आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस प्लस के पास ये एरो की है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में क्या रहा, कमांड प्रॉम्प्ट, किसी में डिफ़ॉल्ट में पावर सेल आता है, किसी में गिट अगर इंस्टॉल है तो गिट भी आता है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो आप इस पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं कमांड पे सिलेक्ट करता हूँ तो तब ये वर्क करता है। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। तो मैं जब प्लस पे क्लिक करता हूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो CLI ओपन होता है, ठीक है। अब रहा सवाल कि इसके लिए हमें इस फोल्डर के अंदर पहले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए CD डेटा यानी फोल्डर का नाम, उसके बाद एंटर। अभी पाथ क्या है, इस फोल्डर का है। अभी यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था उसको राइट क्लिक करेंगे, ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको जब एंटर करेंगे ये क्या करेगा कि 3000 पे इस db.json को ओपन करेगा और फिर हम उस URL पे इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि क्योंकि ये व्यू है तो व्यू का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 8080 होता है, ठीक है। अगर आप रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3000 होता है।
तो अगर आप रिएक्ट पे इसको ओपन करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोर्ट जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पोर्ट जो है वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो पोर्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने db.json लिखा है उसके बाद स्पेस दे करके डैश पोर्ट स्पेस जो भी पोर्ट देना चाहते हैं, यानी कि 3000 पे चल रहा है तो आप 3004 आप इस तरीके से ऐड करके एंटर करेंगे तो वो 3004 पे जो है वो ओपन करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 3000 पे ओपन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो व्यू का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 8080 होता है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 8080 पे ओपन हो रहा है, तो 3000 पे ओपन होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पोर्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि इनकेस अगर आप यूज़ करें तो एरर आए तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसको एंटर करना है। जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये यहाँ देख सकते हैं कि रिसोर्सेज में 3000 लोकल होस्ट 3000/posts लिखा हुआ है। ठीक है, और होम URL में 3000। ठीक है, अब अगर आप इसको ब्राउज़र पे चेक करेंगे लोकल होस्ट 3000, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका होम आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं रिसोर्सेज हमारा क्या प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे यानी कि URL अगर इसका होगा 3000/products, तो इस तरीके से जो भी आपका डेटा था वो इस db.json के अंदर में वो सारा डेटा जो है हमारा क्या होगा कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये गेट मेथड है तो इसलिए ये यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। जब हम फॉर्म से डेटा पोस्ट करेंगे तो इस लिस्टिंग के अंदर में वो हमारा डेटा जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इस डेटा का यूज़ करके हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, products.view के अंदर में जाना है और उसके बाद क्या करना है कि हमें डेटा को गेट करना है। ठीक है, तो डेटा को गेट करने के लिए और डेटा को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें टेबल चाहिए। ठीक है, उस टेबल के अंदर में टेबल फॉर्मेट में हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा टेबल है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ कि ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्लोज हमें टी बॉडी को करना है और उसके बाद में टेबल को करना है। ठीक है, अभी क्या है कि ये टेबल हो गया स्टार्ट, टी हेड स्टार्ट हो गया, ये उसके अंदर TR है और TH जिसके अंदर में ID, टाइटल, इमेज और एक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है कि TR ऐड करना है और इस TR के अंदर में मल्टीपल TD होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट में हमारा ID आएगा, सेकेंड में हमारा टाइटल आएगा, थर्ड में हमारा इमेज आएगा और फोर्थ में हमारा एक्शन आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 4 बार कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाले में हमारा जो है वो एक्शन आएगा, तो इसके अंदर मैं एक्शन पेस्ट कर देता हूँ और बाकी के अंदर में हमारा डेटा आएगा। और इस TR को हम क्या करेंगे कि मैप का यूज़ करके लूप ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको इसी तरीके से ऐड कर छोड़ देता हूँ ब्लैंक। और अब हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटा है उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा को गेट करने के लिए प्रोसेस ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले सेटअप मेथड का यूज़ करना है। सेटअप मेथड का क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कंपोजिशन API Vue3 का यूज़ कर रहे हैं। और कंपोजिशन API क्या होता है, ये एक वे है Vue3 में कोड करने का, यानी कि स्क्रिप्ट लिखने का। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अंदर में हम सेटअप मेथड का यूज़ करके Vue3 में कंपोजिशन API को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है। उस वेरिएबल के अंदर में क्या होगा कि हमारा जो लोकल वेरिएबल होगा वो, और जो डेटा आएगा सर्वर से यानी कि API के URL से, उस डेटा को हम इस लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एज ए रेफरेंस क्या करना पड़ेगा कि रेफ यूज़ करना पड़ेगा Vue3 का। ठीक है, रेफ क्या है इसको मैं डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। इसके लिए आपको जा करके हमारी ट्यूटोरियल जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक चीज़ अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, यानी कि समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेफ यूज़ करना है। और रेफ को जब आप यूज़ करते हैं तो रेफ को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से
इंपोर्ट करना रेफ को कहाँ से, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि इंपोर्ट, इस तरीके से आपको कर्ली ब्रैकेट ऐड करना है और इसके अंदर में रेफ लिखना है और उसके बाद में रेफ का जो पाथ है यानी कि फ्रॉम, यहाँ पे इस तरीके से व्यू डिफाइन करना है, यानी कि व्यू लिखना है, यानी कि व्यू से क्या करेगा ये कि रेफ को इंपोर्ट करेगा ये। ओके, और यहाँ पे हमने रेफ को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये रेफ हमने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल रेफ। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स जो आएगा ये क्या होगा, ये हमारे एरे में आएगा, यानी कि मल्टीपल डेटा होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक एरे डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है कि माउंटेड लाइफ साइकिल हुक का यूज़ करना है और उसका यूज़ करके हमें एसिंक मेथड के अंदर में डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए मैं ऑन माउंटेड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन माउंटेड ये इंपोर्ट हो चुका है व्यू के अंदर, मतलब व्यू से। ठीक है, तो ऑन माउंटेड इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब इस ऑन माउंटेड के अंदर में आपको क्या करना है कि एक एरो फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, और ये जो आपका एरो फंक्शन है इसको आप एसिंक एज एसिंक भी, यानी कि एसिंक्रोनस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एसिंक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इसको एसिंक ऐड करते हैं तो फिर आप जो है अवेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइप करना है कॉन्स्ट रेज इक्वल अवेट फेच मेथड, और फिर इस फेच मेथड के अंदर में इस तरीके से कोड लिखना है। कोड के अंदर में हमारा यूआरएल हो जाएगा। ठीक है, यूआरएल कौन सा होगा, वो हमारा ये वाला यूआरएल होगा। ठीक है, यानी कि हमें डेटा यहाँ से गेट करना है, तो उसको आपको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि ये जो डेटा आ रहा है वो हमारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है कि ये जो हमारा वेरिएबल है प्रोडक्ट्स, इसके अंदर में जो डेटा हमारा आ रहा है उसको स्टोर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू इक्वल अवेट रेज डॉट जेसन। ठीक है, अब क्या है कि जो इसमें डेटा आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेज डॉट जेसन लिखा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर में इसकी वैल्यू जो है, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू अब क्या है, जो डेटा आ रहा है हमारा वो डेटा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि सेव, इसके अंदर ऑलरेडी डेटा है तो इस वेरिएबल का यूज़ करके हम यहाँ पे लूप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लूप ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल वी फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इस टीआर के अंदर में आपको टाइप करना है वी फॉर, इस तरीके से, और उसके अंदर में डेटा किस में, प्रोडक्ट्स में है। तो प्रोडक्ट यानी कि सिंगल डेटा इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद की का यूज़ करके हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी बाइंड की हुई है। ठीक है, क्योंकि ये लूप में है तो जब कोई भी डेटा लूप में आप ऐड करते हैं तो आपको की डिफाइन करना होता है, या नहीं तो ये फिर एरर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट आई डी यूज़ किया उसी तरीके से हम बाकी की इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से डबल कर्ली ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा और इसके अंदर में प्रोडक्ट डॉट आईडी, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे लिखा, अगर आप यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स डॉट आई डी लिखना पड़ेगा। ठीक है,
सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है कि कर्ली ब्रैकेट ऐड करना है और फिर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट डॉट इमेज लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि URL जनरेट होगा बस, लेकिन वो एज ए इमेज शो नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको यहाँ पे इमेज टैग ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से, और इस टैग के अंदर में आपको SRC को आपको क्या करना पड़ेगा कि बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये SRC हो गया हमारा। अब इस SRC के अंदर में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट इमेज। ठीक है, अब जब हम इसके अंदर में ऐड करेंगे तो वो URL जनरेट करेगा और ऑलरेडी ये इमेज टैग है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट इसको जब सेव करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे एक और एरर आएगा, ये कहेगा कि ऑल टैग भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ऑल टैग में हमारे पास कुछ ऑल टैग है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑल टैग में टाइटल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस इमेज का। ओके, यानी कि जब इमेज अगर शो नहीं होगी तो ये टाइटल उसकी जगह पे शो होगा ऑल्ट में। ठीक है, तो इसको ऑल्ट को भी हमने बाइंड कर दिया है ताकि हमें डायनेमिक करना है इसको, तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल डिफाइन कर दिया। उसके अलावा जो है हमें विथ डिफाइन करना है, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, हमने विथ इसलिए डिफाइन किया क्योंकि यहाँ पे हमें 90 इसका विथ चाहिए। ठीक है, ये हो गया। बाकी एक्शन के अंदर में हम जब एडिट डिलीट करेंगे तो यहाँ पे हम बटन ऐड करेंगे। ओके, फिलहाल इतना को हम सेव करके एक बार ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल आ रहा है, एक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहा है, बट यहाँ पे कोई डेटा जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि View3 के अंदर जब हम सेटअप मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा होता है उसको या फिर कोई भी फंक्शन होता है उसको हमें उसको क्या करना होता है कि रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये सेटअप जो आ रहा है इसके अंदर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइप करना है रिटर्न, और इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो भी आपका डेटा है या फिर फंक्शन है वो आपको रिटर्न करना है। तो हमारे पास क्या है अभी फ़िलहाल डेटा, वो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। अब जो है आई होप कि डेटा जो है हमारा वो डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है और प्रोडक्ट की इमेज आ रही है और एक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो डेटा हमारा डेटाबेस में था इस डेटाबेस के अंदर में वो आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसके कमांड में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी रिक्वेस्ट हमने ऐड किए हैं वो सब यहाँ पे ये उसको वॉच कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब हम डेटा ऐड करेंगे तो भी उस डेटा को ये इसके अंदर वॉच करेगा, यानी कि वो ऐड कर देगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि डेटा हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि हम इस डेटा को डिलीट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक बटन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और उस बटन के अंदर में डिलीट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा ये एक्शन है इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ कि सिंपल बटन टैग हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बटन ऐड करना है और उसके अंदर में जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिलीट ऐड किया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इस बटन के को थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए इसमें हम क्लास ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर दो क्लास है, एक है BTN, ये क्लासेस ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है app.view के अंदर में। ठीक है, तो इसको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और एक है BTN -del। ठीक है, ये दो क्लास है। इसको अगर मैं सेव करूँ तो आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन आने चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं ये डिलीट के बटन है और इसका स्टाइल ये आ रहा है। अब इस पे जब हम क्लिक करें जिस भी लिस्ट पे, उसका डेटा जो है
मतलब वो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि इसके ऊपर में आपको @क्लिक के ऊपर में मेथड पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड का जो नाम है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे del, और इस तरीके से ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं। ब्रैकेट इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जिस पे हम क्लिक करेंगे उसकी आईडी हमें चाहिए। ठीक है, तो आईडी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पास करेंगे product.id। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं ये उसकी आईडी, क्योंकि ये ऑलरेडी लूप में चल रहा है तो हमारे पास आईडी अवेलेबल है, तो उसकी आईडी यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, अब इस आईडी को हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, यानी कि जो del नाम का फंक्शन है वो हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें const del और इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पे async यूज़ किया हुआ है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब एसिंक्रोनस जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया उसी तरीके से एसिंक्रोनस भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से एरो फंक्शन डिफाइन करना है, और जैसा कि मैंने बताया कि एसिंक्रोनस हमें इसको यूज़ करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एसिंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में हमें आईडी पास करनी है जो कि यहाँ से हमारा पास हो रहा है, इसको रिसीव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे आईडी लिख देते हैं। ओके, अब हमारे पास आईडी अवेलेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें जैसे हमने ये यूज़ किया है सेम इसी तरीके से फेच का यूज़ करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली अवेट का यूज़ करना है और उसके बाद में फेच मेथड का यूज़ करना है। और अभी क्या है कि फेच मेथड के अंदर में हमें जैसे यहाँ पे हमने एज ए पैरामीटर URL पास किया था, तो अभी क्या है यहाँ पे कि हमें दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो हमारा URL होगा, दूसरा जो पैरामीटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या है कि हम मेथड पास करेंगे। ठीक है, और मेथड क्या है, मेथड हमारा होगा डिलीट। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा URL होगा वो होगा ये URL। ठीक है, बस इसके आगे हमें क्या करना है कि /ID ऐड कर देनी है, तो जिसकी भी आईडी पास होगी उसको ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आईडी क्या है वो हमारा डायनेमिक होगा। ठीक है, तो डायनेमिक आईडी को पास करने के लिए यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करना है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए ये सिंगल कोट को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बैकटिक्स ऐड कर दे रहा हूँ। तो आपके कीबोर्ड में जहाँ पे 1 लिखा हुआ वहाँ पे इस तरीके से बैकटिक्स होता है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये आपका बैकटिक्स का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में आप डायनेमिक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले पाथ ऐड कर देता हूँ, पाथ के बाद स्लैश, और फिर आपको यहाँ पे $साइन यूज़ करना है और फिर कर्ली ब्रैकेट 2 बार, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको पास कर देनी है आईडी। ठीक है, ये आपका आईडी आ गया, और ये आईडी कहाँ से मिल रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको मिल रहा है। ठीक है, जो कि पास कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और वो क्या है, प्रोडक्ट की आईडी है। ओके, तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब ये क्या करेगा कि डिलीट कर देगा। ठीक है, फेच मेथड का यूज़ करके। बट ये क्या होगा, कहाँ से डिलीट होगा, ये सर्वर से डिलीट होगा, यानी कि API से डिलीट होगा। बट जब API से डिलीट होगा तो आपको फ्रंट एंड में यानी कि यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि डिलीट हुआ या नहीं। उसके लिए जब आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद जब डेटा लोड होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस दिखाने के लिए डेटाबेस से तो डिलीट हो, साथ के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बिना रिफ्रेश किए हुए ये फ्रंट एंड से भी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक और मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसको फिल्टर्ड एरे रिटर्न करना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू इक्वल प्रोडक्ट्स डॉट वैल्यू डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर मेथड का यूज़ करना है, और इसके अंदर में आपको पास करना है p एरो फंक्शन, इसके बाद p डॉट id एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल, और इसके बाद फिर id। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट में अगर समझे तो इसका मतलब ये है
कि ये क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट पे क्लिक होगा, ठीक है, उसकी आईडी को मैच करेगा जो यूआरएल में आईडी पास हो रही उससे, यानी कि जो यहाँ पे आईडी जा रही उससे अगर वो मैच करेगा, ठीक है, तो उसको छोड़ करके बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। जब रिटर्न करेगा तो उस क्या होगा, इसकी वैल्यू यानी कि इक्वल में उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू वो हो जाएगी तो ऑलरेडी यहाँ पे डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, जितनी भी वैल्यू रिटर्न आएगी होगी वो। और ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे HTML में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लूप में, तो उतना ही डेटा वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़िल्टर का मेथड है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके हमें क्या करना है कि इस पर डिलीट करके चेक करना है, ठीक है। तो रहा सवाल कि ये डेटा जो है वो मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन आपको डिलीट करके दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि डेटाबेस के अंदर से इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ठीक है। कॉपी हो गया ये हमारा। अब जब ये डिलीट होगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक। गायब हो जाने के बाद फिर हम वापस से इसको पेस्ट कर सकते हैं कि ताकि ये चीज़ हमारे पास ऐड करने का भी ऑप्शन है नहीं, तो हमें बिना ऐड किए हुए ये वापस से ऐड हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद में ऑलरेडी यहाँ पे 3 डेटा हमारा अभी जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है कि ये डिलीट हो रहा है, ओके। ये डिलीट नहीं हुआ। डिलीट क्यों नहीं हुआ, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत क्या है। तो आई थिंक रिफ़्रेश वगैरह नहीं हुआ होगा, ठीक है। फिर से एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस से यहाँ से हम डिलीट करके चेक करते हैं। ये अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ब्राउज़र इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाते हैं। कंसोल में देखते हैं कि दिक्कत जो है वो क्या आ रहा है। ऑन क्लिक product.view फंक्शन error.del इज़ नॉट ए फंक्शन। अगर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि .del इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है। यानी कि कुछ इश्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। वापस से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत क्या है, ठीक है। तो const.del यहाँ पे एसिंक आ रहा है और यहाँ पे ये डिस्प्ले भी हो रहा है del, ठीक है। तो बेसिकली मसला ये है कि जब हम Vue 3 में यूज़ करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी डेटा होता है या फिर हमारा फंक्शन होता है उसको हमें रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न किया हुआ नहीं है इसको del को, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे del को आपको रिटर्न करना है, यानी कि इस फंक्शन को आपको यहाँ से रिटर्न करना है, जैसे हमने डेटा ऐड किया था, डेटा को रिटर्न किया था। अब इसको सेव करते हैं और आई होप कि ये जो है ये हमारा वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं और फिर इसको डिलीट करके चेक करते हैं, ओके। तो अभी क्या हुआ कि जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो हमने डिलीट पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो भी ये 2 ही डेटा होगा, क्योंकि ये फ्रंट एंड से भी डिलीट हुआ और ये बैक एंड से भी डिलीट हुआ, ठीक है। और अगर वापस db.json में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ही डेटा है, ठीक है। तो 2 डेटा है इसलिए अब ये यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि फंक्शन जो है वो हमारा डिलीट का वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने इसमें से एक डेटा कॉपी कर लिया था, ठीक है, यानी कि एक लिस्टिंग। तो उसको मैं वापस से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि ये 3 वाला, ठीक है। अभी क्या है, अब हम सेव करेंगे तो 3 डेटा जैसे पहले था वो हमारा वापस से 3 डेटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो, ठीक है। तो ये 3 डेटा आ गया, बट ये डिलीट का ऑप्शन जो था वो ऑलरेडी आपने देख लिया कि कैसे डिलीट होता है, ठीक है। तो इसको पेस्ट हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन है नहीं, तो फिलहाल हमने इसको वापस से डेटाबेस के ही अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब रहा सवाल कि ऐड करने की फंक्शनैलिटी जो है वो हमें ऐड करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो आपका प्रोडक्ट का ऐड प्रोडक्ट का जो ये वाला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक बटन यहाँ पे चाहिए जिस बटन पे हम क्लिक करके जा सके कहाँ पे, उस लिंक पे, लिंक पे कह रहा हूँ, उस कंपोनेंट पे।
तो लिंक पे क्लिक करने के लिए क्या करते हैं, राउटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे साइड बार में यूज़ किया है। ठीक है, यानी कि ये वाला हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं सीधा क्या करता हूँ, जहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आ रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊपर यानी कि टेम्पलेट के ऊपर सीधा पेस्ट कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट क्लास, उसके अंदर हमने btn ऐड किया हुआ और यहाँ पे 2 में हमने प्रोडक्ट क्रिएट का पार्ट डाला हुआ, राउटर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राउटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसको आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ऐड प्रोडक्ट का बटन आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करके भी आप प्रोडक्ट क्रिएट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जो लिंक है इस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्रिएट पे जाना था और जो हमने आपको डेमो में जो डिस्प्ले किया था वो चीज़ हमें यहाँ पे सेम लेआउट चाहिए था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड का बटन ऐड किया और इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि कैसे ऐड करना है, तो इसके लिए प्रोडक्ट क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है आपको कि एक फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या है कि 2 फील्ड होंगे, एक टाइटल के लिए और एक हमारा एक टाइटल के लिए और एक इमेज के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म टैग के अंदर में हमें 2 फील्ड्स चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं लेवल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा टाइटल के लिए लेवल हो गया और दूसरा लेवल जो है वो हमारा इमेज के लिए हो गया। ठीक है, अब हमें एक बटन भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ऐड प्रोडक्ट के लिए एक बटन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लेवल के नीचे हमें इनपुट टाइप चाहिए। ठीक है, तो इनपुट टाइप जो है नॉर्मल इनपुट होगा और ये क्या होगा कि यहाँ पे सेल्फ क्लोज होगा ये। ठीक है, सेम इसको मैं कॉपी करके और सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हमारा टाइटल के लिए और एक इमेज के लिए 2 इनपुट हो गया और एक बटन हो गया। ठीक है, अब सिंपल 3 फॉर्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको सेव करते हैं, ठीक, ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 फॉर्म आ रहा है। अब इसके अंदर में जो डेटा है उसको हमें ऐड करना है और इस बटन पे क्लिक करके उस डेटा को डेटाबेस के अंदर में स्टोर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि एक तो आपको फॉर्म पे मेथड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन @submit पे, और दूसरा यहाँ पे आपको इन दोनों उसको बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइंड करने से पहले किस चीज़ को बाइंड करना है, यानी कि जो कौन सा वेरिएबल उसको बाइंड करना है, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेटअप फंक्शन जो है वो हम क्रिएट करेंगे, यानी कि सेटअप मेथड जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इस सेटअप मेथड के अंदर में रेफ का यूज़ करके 2 वेरिएबल क्रिएट करना है हमें, एक टाइटल के लिए और एक इमेज के लिए। ठीक है, इस तरीके से कॉन्स्ट टाइटल कॉन्स्ट इमेज, और उसके बाद में रेफ को क्या करना है कि आपको इंपोर्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस रेफ को। अब 2 हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अभी इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम कि बाइंड कर सकते हैं। किससे बाइंड कर सकते हैं? इन दोनों से। तो इसको बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वी मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको वी मॉडल डिफाइन कर सकते हैं टाइटल के लिए, और इस तरीके से आप वी मॉडल डिफाइन कर सकते हैं इमेज के लिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे भूल गया, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, बट अगर आप ऐड करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये चीज़ आप ऐड करें, यानी कि नेम ऐड करें ज़रूर इसके अंदर में। ठीक है, तो इसका नेम जो है इनपुट का वो का क्या है? टाइटल है, और इसका नेम जो है वो इमेज है। ठीक है, अब ये दोनों डेटा बाइंड हो चुका है, यानी कि जो डेटा अब क्या है कि इसके अंदर जो इनपुट टाइप में, यानी कि इस फॉर्म के अंदर जो भी आप टाइप करेंगे इसके अंदर में, अब क्या होगा कि ये जो चीज़ आपने टाइप किया वो अभी क्या है इसके अंदर स्टोर हो चुका है। सेम उसी तरीके से दूसरे फील्ड में, यानी कि इसमें हम टाइप करेंगे तो वो हमारा स्टोर हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये बाइंड हो गया। अब अगर हम सबमिट करते हैं तो ये दोनों डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगा।
ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म के ऊपर में @submit यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर में आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ और है यहाँ पे कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, पेज को रिफ्रेश करेगा। तो ये क्या होता है कि फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्यू के अंदर में एक ऑप्शन आता है .prevent, ठीक है। अगर इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को ये रोक देगा, यानी कि प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन आप लिखना चाहते हैं वो आप इस फंक्शन का नाम रख सकते हैं सबमिट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसका नाम सबमिट रख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ डेटा यहाँ से सेंड नहीं करना है इस पर एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरीके से ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने डिलीट पे यूज़ किया था तो वैसा यूज़ नहीं करा, सिंपल यहाँ पे हमने सबमिट लिखा। अब इस सबमिट को हमें क्या करना है कि डिफाइन करना है, ठीक है। तो इस एरे के सेटअप के अंदर में क्या है कि जो हमारा सबमिट है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर हम इसको आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि बेसिकली ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड को पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्ट सबमिट हमने लिखा, यानी कि जो हमने यहाँ पे नेम डिफाइन किया था फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इसको हमने एसिंक यूज़ किया, उसके बाद एरो फंक्शन, और फिर इस फंक्शन के अंदर में क्या किया हमने कि अवेट का यूज़ करके फेच मेथड यूज़ किया। फेच मेथड में जैसे हमने डिलीट के लिए यहाँ पे मेथड पास किया था पोस्ट का, उसी तरीके से हमने यहाँ मतलब डिलीट किया। तो यहाँ पे क्या मेथड है, पोस्ट का है, क्योंकि डेटा हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यूआरएल में यूआरएल जो है वो इस तरीके से पोस्ट का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है हमारा हेडर और दूसरा है बॉडी, ठीक है। हेडर के अंदर में क्या आ जा रहा है, कंटेंट टाइप, यानी कि जो डेटा हम सबमिट कर रहे हैं उसका डेटा का टाइप क्या है, तो उसका कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन जेसन। और दूसरा जो डेटा है वो हमारा क्या है कि बॉडी, यानी कि बॉडी जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो, ठीक है। और उसको क्या करना है हमें कि जो डेटा जाता है उसको एज ए स्ट्रिंग ये ऐड करना होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या है, JSON.stringify मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है हमारा ये, जिसके अंदर में एक टाइटल है और एक इमेज, ठीक है। और टाइटल की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इमेज की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये बाइंड है तो इसके अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो डेटा जो है हमारा इसके अंदर स्टोर होगा और वो इससे लिंक हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब रहा सवाल कि जब हम सबमिट करेंगे तो ये क्या होगा कि डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट डेटा ऐड करने के बाद में मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा डेटा है, यानी कि ये जो फेच मेथड है हमारा, सबमिट होने के बाद में मैं चाहता हूँ कि जो ये फॉर्म है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो सबमिट हो डेटा, तो ये डायरेक्टली हमें रीडायरेक्ट कर दे किस पे, इस पेज पे, यानी कि इस प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें राउटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। राउटर का यूज़ करके हम उसका पुश मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि व्यू राउटर से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ राउटर हुक, ठीक है। इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है और उसके बाद इसको आपको इनिशिएट करना है, ठीक है। इनिशिएट करने के लिए इसको आपको इस हुक को आपको यहाँ पे इस तरीके से एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम हमने राउटर रखा हुआ है, और उसके बाद इसको आपको डिफाइन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इस राउटर का हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा मेथड है कि अवेट का यूज़ करना है, क्योंकि जो ये हमारा फंक्शन है वो एसिंक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अवेट का यूज़ करके राउटर डॉट पुश मेथड का यूज़ करते हैं और उसमें आपको इस तरीके से पार्ट डिफाइन कर देना है, यानी कि admin/products। अब ये जब डेटा सबमिट होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, जो लिस्टिंग आ रही है प्रोडक्ट्स की वहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूँ तो इससे पहले आपको पता होगा कि Vue3 है ये, तो Vue3 में जब कोई भी डेटा हम या फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसको हमें पास करना पड़ता है कहाँ पे, ये जो हमारा सेटअप मेथड है इसमें, ठीक है, यानी कि रिटर्न करना होता है,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन के जस्ट बाद में हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। ये जो आपका फंक्शन है सबमिट वाला, ये यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा और इसके बाद में आपको रिटर्न करना है। ठीक है, इस तरीके से एक यहाँ पे क्लोज़ हो गया आपका ये सबमिट फंक्शन, और ये कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, सेटअप जो है वो हमारा यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, टाइटल इमेज जो दो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया रेफ का यूज़ करके, और फिर ये वाला सबमिट मेथड। ठीक है, और ये सबमिट मेथड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, फॉर्म को ऑलरेडी हमने बाइंड किया हुआ, तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक डेटा डमी हम यहाँ पे ऐड करके चेक करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं और ऐड पोस्ट करते हैं। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो डेटा था वो हमारा ऐड हो चुका है, और ये जो है इस तरीके से डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। अब इमेज का यूआरएल हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो जिसकी वजह से ये यूआरएल यहाँ पे इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि या तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और एडिट फंक्शनैलिटी ऐड करके फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एडिट कर देंगे इसको। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने डिलीट बटन ऐड किया है उसी तरीके से हमें एडिट का जो है वो बटन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है यानी कि प्रोडक्ट्स डॉट व्यू पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स डॉट व्यू पे आ गए, और यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा बटन है, इस बटन के बाद हमें क्या करना है कि राउटर लिंक का यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि राउटर लिंक हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके अंदर में टू ऐड है और यहाँ पे राउटर लिंक क्लोज हो गया। ठीक है, टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ एडिट है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लास हमने ऐड किया हुआ है, और ये जो टू है, ठीक है, इस टू के अंदर में मेन समझने की चीज़ है वो क्या है, नेम है, जो कि जिस कंपोनेंट पे हमें सेंड करना है उस कंपोनेंट का नेम है, और उसके बाद यहाँ पे पैरम्स है। पैरम्स के अंदर हमने क्या डिफाइन किया, आईडी, और आईडी क्या है, प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो उसके हमने आईडी डिफाइन कर दी एज ए पैरम। ठीक है, और ये हमने किस लिए डिफाइन किया है, क्योंकि अगर आपको याद हो राउटर के अंदर में तो यहाँ पे हमने यूआरएल में आईडी पास की है, तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आईडी की जगह पे प्रोडक्ट की आईडी यहाँ से पास हो जाएगी यूआरएल के अंदर में, और उस आईडी का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि डेटा गेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, जैसे सेव करेंगे तो हमारा जो ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि ये हमारे एडिट कंपोनेंट पे लेके जा रहा है, और यहाँ पे यूआरएल में ID4 जो है वो भी पास हो रही है। ठीक है, तो ID4 किसका है, ये जो हमने अभी डेटा ऐड किया ये इसका ID4 है। ठीक है, तो ID4 यहाँ से मिल गया। अब इस ID के थ्रू हमें डेटा पहले गेट करना है और फिर यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर में ऐड करके फिर उसको एडिट करना है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट क्रिएट है ये बिल्कुल इसी तरीके का बिल्कुल सिमिलर है एडिट वाला भी। तो मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोडक्ट क्रिएट कंपोनेंट के अंदर से सारे फीचर को यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट जो फॉर्म है और जो मेथड है यानी कि मैं पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल इस तरीके से कॉपी करके एडिट प्रोडक्ट के अंदर में जाना है आपको और इसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर देना है। ठीक है, बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा नेम है वो प्रोडक्ट क्रिएट ना करके वापस से क्या था, एडिट था, तो हम इसको एडिट कर देंगे। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें हमें बिल्कुल सेम चाहिए। सबमिट भी करना है, फॉर्म भी, फील्ड भी वही है, वी मॉडल का यूज़ करके इसको बाइंड भी करना है, नेम भी वही रखना है। ठीक है, और जो रेफरेंस है हमारा टाइटल इमेज ये भी हमें सेम रखना है, और सबमिट करने के बाद यानी कि सेव करने के बाद में
इसको जो है फॉर्म को हमें इसको सेंड करना है प्रोडक्ट्स के पेज पे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये। और उसके बाद में अभी क्या करना है कि इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो अभी देख सकते हैं कि फॉर्म तो आ गया, लेकिन इसके अंदर डेटा नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है कि डेटा गेट करना है। तो डेटा गेट करने के लिए हमें ये आईडी भी गेट करनी होगी, ठीक है। इस आईडी के थ्रू जो है वो हमारा डेटा आएगा, यानी कि हम यूआरएल पास करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिस्टिंग आ रही है, इसको मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो 4 लिस्टिंग है तो इसमें 4 आ रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के बाद अगर स्लैश मैं 4 लिखता हूँ, अगर यहाँ पे /4 और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 तो है नहीं डेटा हमारे पास, अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो ये 3 का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, इस यूआरएल को हमें डायनेमिक करना है, यानी कि ये जो आईडी आ रही है ये डायनेमिक हो जाएगी इस पाथ पे, और इस पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो ये डेटा हमारा सबका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यूआरएल से ये आईडी हमें गेट करनी है कि कौन सी यूआरएल अभी करंटली ऐड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे सबमिट मेथड क्रिएट किया हुआ है, इसी तरीके से हमें ऑन माउंटेड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे हमने पोस्ट के ऊपर में डेटा गेट किया था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे जो पोस्ट की लिस्टिंग हमने गेट की थी, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे डेटा चाहिए, ठीक है। तो ऑन माउंटेड मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और एसिंक्रोनस फंक्शन ऐड किया हुआ है, और इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट में रेज लिखा हुआ है और यहाँ पे यूआरएल पास किया हुआ है। यूआरएल जो है जैसे कि यहाँ पे हमने डायनेमिक, ये इसको हमने डायनेमिक किया हुआ है, तो जिसके लिए हमने यहाँ पे आईडी ऐड की हुई है, ठीक है। आईडी के आगे लिखा हुआ है router.params, ठीक है, यानी कि जो भी इसमें आईडी आ रही है उसको router.params से हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आईडी है। और उसके बाद में जो डेटा आ रहा है उसको हम प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो डेटा आ रहा है वो प्रोडक्ट के नाम के वेरिएबल के अंदर में आ रहा है। तो फिर यहाँ पे जो हमारा डेटा है, टाइटल और इमेज, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है, जो डेटा आएगा उसको यहाँ पे हम product.title product.image ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसका डेटा जो आ रहा है यहाँ से वो इस दोनों का डेटा हो जाएगा, तो वो डेटा यहाँ पे अपडेट होगा। और ये क्या है, फॉर्म से रेफरेंस मतलब बाइंड है, तो फॉर्म के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ठीक है। तो सेव करने से पहले 2 चीज़ हमें ऐड करनी है, एक तो राउटर हमें जो ये चाहिए वेरिएबल ये चाहिए, और दूसरा ऑन माउंटेड फंक्शन जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो ऑन माउंटेड फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल जो हमारा ये रेफ है इसके अंदर में हम ऑन माउंटेड ऐड कर देंगे ताकि ये ऑन माउंटेड हमारा वर्क कर सके। और ये जो हमारा राउटर है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ राउटर का यूज़ किया हुआ है, तो ये यूज़ राउटर अलग चीज़ है जिससे कि रिडायरेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और एक राउट यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हमें पैरम गेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे ये यूज़ राउटर है तो उसी तरीके से कॉमा यहाँ पे यूज़ राउट, ठीक है, ये हमें ऐड करना है। और जैसे हमने यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है, ठीक इसी तरीके से हमें राउट को भी इनिशिएट करना है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्ट राउट इक्वल यूज़ राउट, ये क्या है, यूज़ राउटर है, ये यूज़ राउट है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। और क्या है कि ये वाला जो वेरिएबल है हमारा, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है, ओके। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आ गई। उसके अलावा यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा सेटअप मेथड है, ठीक है, आपको अगर याद हो तो इस index.json में हमने यहाँ पे props ट्रू किया था, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जब हम लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स पे जब यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ इसमें पैरम्स में, तो यहाँ पे ये आईडी यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं, तो ये क्या एज ए प्रॉप जो है ये आईडी भी जा रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको गेट करने के लिए एज ए प्रॉप जो है वो हमें
आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पे? तो इस ये जो आपका सेटअप मेथड है इससे बाहर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रॉप्स आईडी। ओके, तो अभी क्या है कि इसके पास में आईडी भी मिल चुकी है, राउट्स का भी आईडी मिल चुका है और प्रॉप्स का जो आईडी है वो भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो जो हमारा डेटा है वो फॉर्म के अंदर में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि आईडी इसकी 4 है, तो इसके अंदर डेटा जो है वो 4 का है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आईडी 2 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि ये 2 का ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि डेटा जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से आईडी के अकॉर्डिंग जो है वो गेट हो रहा है। ओके, तो अब रहा सवाल कि इसको हमें एडिट करना है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक करना है कि ये अपडेट मतलब डेटा तो आ चुका है, अब इसको हमें इस पर सेव करना है यानी कि अपडेट करना है। तो इस मेथड को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा सबमिट का जो मेथड है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ ये जो हमारा मेथड है इसकी जगह पे पोस्ट की जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, और बाकी की चीज़ें सेम रहेगी, बस ये यूआरएल जो है इसमें हमें आईडी पास कर देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसको रिमूव करके यानी कि ये जो हमारा बैकटिक्स है ये जो यूआरएल है इसको रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकटिक्स ऐड करना पड़ेगा और उसके अंदर में इस तरीके से वेरिएबल हमें यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ओके, अब सेम यूआरएल है दोनों पे, मतलब आईडी पास हो रही है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जिसकी जो भी आईडी इसको मिलेगी उसका डेटा ये अपडेट कर देगा और बाकी यहाँ पे राउटर का यूज़ करके ये वापस से पोस्ट पेज पे चला जाएगा, मतलब प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और हमें कुछ रिटर्न नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी टाइटल और इमेज और सबमिट हम ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न हमने किया हुआ था, क्योंकि ये ऐड प्रोडक्ट वाले फॉर्म का कोड है, तो रिटर्न उस पर ऑलरेडी हमने किया हुआ था। ठीक है, अब अगर इस डेटा पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, अगर एग्जांपल के तौर पे अपडेटेड लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे कोई यूआरएल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है ये अपडेटेड हो गया और इमेज जो है वो भी अलग आ रही है, यानी कि ये दोनों अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ऐड प्रोडक्ट भी हमारा चल रहा है। इस पर सपोज करो कुछ भी मैं ऐड करके अगर इस तरीके से मैं ऐड करता हूँ तो वो डेटा हमारा यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं इसको जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिख करके इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इस तरीके से इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। इसको अगर मैं चाहता हूँ डिलीट करना तो इसको भी क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट दोनों जगह से हो रहा है, डेटाबेस से भी हो रहा है और ब्राउज़र से भी हो रहा है, यानी कि फ्रंट एंड से भी हो रहा है। ठीक है, तो सारी फंक्शनैलिटी इसकी ऑलरेडी हो चुकी है और जैसा कि मैंने डेमो में आपको दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये टॉप बार भी है और साइड बार भी है और सारे लिंक्स भी है, एडिट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, यानी कि पूरी करेक्ट फंक्शनैलिटी भी वर्क कर रही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन एक आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँ उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में।